जय हिंद साथियों। प्रथम मॉडल पेपर में बहुत शानदार प्रश्नों पे हमने चर्चा की और उन अच्छे प्रश्नों की अच्छी व्याख्याओं ने निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सोचने पर विवश किया होगा। और मैं इस बात को मैं मानता हूं निश्चित तौर पर कि कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जिन पे आपका थ्योरी का बेस बहुत ज्यादा भले अच्छा ना हो, लेकिन मैं प्रश्न के माध्यम से, विकल्प पे चर्चा के माध्यम से मैं उस बेस को कहीं मजबूती बहुत ज्यादा अच्छी दे दूंगा, ये आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो गत वर्षों में अच्छी अच्छी परीक्षाओं में आए हुए अच्छे प्रश्न और उन पर अच्छी व्याख्याओं के साथ हर मॉडल पेपर आपके लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाए, इस पूरे प्रयास के साथ मैं शिक्षा मनोविज्ञान के, एजुकेशन साइकोलॉजी के ये सारे मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कराता हूं और कराने का प्रयास करूंगा। हर मॉडल पेपर, जब इतने सारे मॉडल पेपर 30, 40, 50 मॉडल पेपर मिल जाएंगे और फिर ये मॉडल पेपर आपके इतने सारे प्रश्नों की वृद्धि कर देंगे, इतने सारे ज्ञान समझ की वृद्धि कर देंगे, साइकोलॉजी फिर आपको कहीं बहुत ज्यादा आसान प्रतीत होगी। इस एक लक्ष्य के साथ मैं इस यात्रा पर निकला हूं। तो पहला मॉडल पेपर हमने किया था, दूसरा मॉडल पेपर और बहुत अच्छे प्रश्न इस मॉडल पेपर में लेकर के भी मैं हूं और उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रत्येक मॉडल पेपर के कुछ प्रश्नों पे अच्छे तरीके से। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, रीट लेवल 2 में आया 2018 की परीक्षा में। मैंने जैसा आपको पिछले मॉडल पेपर में भी बोला था कि हर प्रश्न जो है वो गत वर्षों की परीक्षा का प्रश्न है। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि चर्चा मुझे करनी है। मैं एक मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मैं एक सामान्य प्रश्न को भी एक असाधारण प्रश्न बनाने का प्रयास करूंगा। एक साधारण प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जानकारी वाला प्रश्न बन जाए। सबसे पहले आप देखिए, बात है मात्रात्मक की, और आप जानते हो कि मात्रात्मक और गुणात्मक दो शब्द होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक जिसमें क्वांटिटी, मात्रा की बात की जाती है, गुणात्मक जिसमें गुण की बात की जाती है, क्वालिटी की बात की जाती है। और हम जानते हैं अभिवृद्धि विकास की संकल्पना में कि अभिवृद्धि जो होती है, एक व्यक्ति का लंबाई कितनी है, उसका भार कितना है, उसके इस अंग की लंबाई कितनी है, इस अंग की माप क्या है, इस अंग का वजन क्या है, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इकाइयों में, यूनिट्स में व्यक्त होने वाली चीज होती है। और जो चीज यूनिट में व्यक्त होती है, किसी इकाई में व्यक्त होती है, वो मात्रा होती है। तो मात्रात्मक जो होता है वो अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना में वृद्धि यानी कि ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है। और ये मात्रा में यानी कि क्वांटिटी में अभिव्यक्ति होती है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक। और इसीलिए विकास को हम मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का समन्वय बोलते हैं। और विकास के जो 4 आयाम होते हैं, आप देखो 4 आयाम जैसे विकास के हमने कहा था कि शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक। ये जो 4 आयाम है, इन 4 आयामों में ये 3 आयाम जो होते हैं, कौन कौन से? मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक। ध्यान रखो, ये गुणों से संबंधित होते हैं, ये गुणों से संबंधित हैं, ये गुणों से संबंधित है। और ये शारीरिक जो होता है, ये मात्रा से संबंधित होता है। तो और चूंकि विकास में ये चारों आयाम आते हैं आपके, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक, तो चूंकि शारीरिक भी शामिल है, इसीलिए हम कहते हैं कि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होगा, लेकिन प्रश्न केवल मात्रात्मक अभिव्यक्ति क्या होगी, व्यक्तिगत क्षमता जो होगी मात्रात्मक, वो क्या होगी? वो वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। और संतुलन, इक्विलिब्रियम, इन विकास के आयामों का संतुलन होता है। परिपक्वता, मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, आप अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं। मैच्योरेशन होता है जैसे बालक की आयु बढ़ती है, उसके शारीरिक अंगों में, शारीरिक तौर पर उसमें परिपक्वता आती जाती है, और वो परिपक्वता से वो अपने आप को सीखने लगता है। वो
सामान्य अधिगम प्रक्रिया से अलग है। जहां अधिगम प्रक्रिया सीखा हुआ ज्ञान होता है, ये सीखना, अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, अपने हाथ पैर हिलाता है, छोटा शिशु होता है जब वो कुछ 10, 5, 15 दिन, 1 माह का, उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने पेट के बल घिसटना शुरू करता है, फिर पैरों के बल घिसटना शुरू करता है, पैरों के बल चलना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होने लगता है। इस चीज को उसको कोई सिखा नहीं रहा है, ये चीज वो मैचुरेशन की वजह से आ रही है, परिपक्वता की वजह से आ रही है। ये जो अवस्था होती है मैचुरेशन होती है। तो हमने कहा, और मैचुरेशन में मात्रा नहीं होगी, आज समझ गए हैं। तो मैचुरेशन का मात्रा से कोई संबंध नहीं है, संतुलन का मात्रा से संबंध नहीं है। विकास में मात्रा और गुणात्मक दोनों स्थितियां होती हैं, केवल मात्रात्मक स्थिति होगी वृद्धि में, ग्रोथ में। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत रूपी क्षमता को कहा जाएगा ग्रोथ, अभिवृद्धि। दूसरा प्रश्न है दृढ़ कथन। अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में प्रश्न आया। एक कथन है और एक उसका कारण है। कथन क्या है, एक बार देखो। कथन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। और ये जो कथन है, अब ये एक बार कारण भी पढ़ लो। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। प्रश्न ये है, यानी कि एक कथन दे रखा है और उसका एक कारण दे रखा है, और हम जानते हैं कि ये जो कथन है, ये वाला कथन कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, आपको पता है स्किनर ने इस बात को कहा, स्किनर ने इस बात को कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्णिम राजमार्ग है, स्वर्णिम राजमार्ग है। और ऐसी अनेकों परिभाषाएं हैं जो अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। और आपने इस बात को पढ़ा है अभिप्रेरणा अध्याय में कि अधिगम के जितने भी कारक होते हैं, सीखने के जितने भी कारक होते हैं, उन सब कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसे माना जाता है वो अभिप्रेरणा को माना जाता है। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा ऐसे कारण होती है, ऐसी वजह होती है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिस वजह से आप कुछ करते हो, जो आपको किसी लक्ष्य तक ले जाती हैं। तो अब आप इस प्रश्न को देखें कि ये जो कथन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो कारण जो बताया है कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है, यानी कि क्यों सीखना है, इस अभिप्राय को स्पष्ट करेंगी और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती हैं, ये जो कारण है ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प है सिर्फ ए सही है, आर गलत है, सिर्फ ए सही है, सिर्फ आर सही है, करेक्ट आंसर होगा ये दोनों सही हैं। और दोनों सही है, ढोल बजा करके सही है, गाजे बाजे के साथ सही है। ये ए और आर यानी कि आपका जो कथन है वो भी आपका सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, आपका आर भी सही है, रीजन। तो अभिप्रेरणा अधिगम का इन दोनों का बहुत ज्यादा प्रॉपर करेक्शन है। और मैंने जैसे स्किनर की परिभाषा के संदर्भ में कहा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण अभिप्रेरणा को माना गया है अधिगम के लिए। तो जहां पे ये प्रश्न बनता है कि अधिगम के लिए निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, और वहां पे 4 विकल्पों में आपको अभिप्रेरणा दिखे, तो बाकी कारकों पे तो गौर करना नहीं है, अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है। तो चलिए विकल्प इसका डी सही है। तीसरा प्रश्न है, 13वां प्रश्न है दूसरे मॉडल पेपर। मैंने कहा था कि ये कंटिन्यूटी में चलेंगे, 1 से 10, 11 से 20। तो ये दूसरा मॉडल पेपर है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा में है। एक आध परिभाषा इंपोर्टेंट मुझे यूं लेनी है आपके मॉडल पेपर्स में कि ये परिभाषाएं भी कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट कनेक्ट होंगी। तो इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हिंदी में आया 2013 में। और आपको पता होना चाहिए स्पीयरमैन जिन्होंने बुद्धि का द्वितत्व त्रितत्व सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक जिन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया, मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुबुद्धि नहीं, बहुबुद्धि तो दिया गार्डनर ने, और बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। रायबर्न इनकी परिभाषा है बुद्धि को लेकर के, अल्फ्रेड बिने, ये अल्फ्रेड बिने की परिभाषा है। बिने ने इस बात को कहा कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित होती है, ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश में और आलोचना में। यानी कि बुद्धि के ये 4 तत्व बताए, ये 4 शब्दों से कनेक्ट किया। और जहां आपने बुद्धि को पढ़ा है वहां बुद्धि में आपने देखा है कि बुद्धि को अलग अलग संदर्भों में किसी ने समायोजन की क्षमता को बुद्धि माना है, किसी ने ज्ञान ग्रहण करने की और उसे व्यवहार में लाने की क्षमता को बुद्धि माना है, तो किसी ने अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को बुद्धि माना है।
बिने ने ये माना है, बिने ने इन 4 शब्दों में बुद्धि को निहित किया। ज्ञान में आविष्कार यानी कि कोई नवीन अन्वेषण है, निर्देश देने की प्रक्रिया और आलोचना की प्रक्रिया। ये मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने है। चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यूके यूपी टेट यूके टाइप हो गया यूपी टेट L1 2014 में। यूपी कर देता हूं इसको। यूपी टेट। चलिए तो प्रश्न क्या है एक बार वापस देखो। प्रश्न है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। हम इस बात को जानते हैं कि साइकोलॉजी का एक टीचर के लिए क्या महत्व होता है। हम रीट में L1 में L2 में सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में एमपी टेट में यूपी टेट में सी टेट में हम सब जगह साइकोलॉजी इन परीक्षाओं को देने के समय पढ़ते हैं, लेकिन लिटरली स्कूल में जाकर के हमको पढ़ाना नहीं होता है जब तक कि हमने साइकोलॉजी के ही विषय से अगर परीक्षा कोई लेक्चरर की पास, क्योंकि 10वीं क्लास तक तो साइकोलॉजी विषय होता भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको चाहे प्राइमरी टीचर बने, चाहे मिडिल टीचर बने, चाहे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेक्चरर बने, हमको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। और क्यों पढ़ाया जाता है मनोविज्ञान, उसके पीछे कारण होता है कि आपको बच्चे के विकास क्रम को समझना है, विकास सिद्धांतों को समझना है, आपको बच्चे का मनोविज्ञान समझना है। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि एक शिक्षक को हमेशा एक छोटा मोटा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो ये समझना क्यों आवश्यक है, एक शिक्षक की किसमें सहायता करता है। एक बार देखें आप लोग विकल्प। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बहुत अच्छा विकल्प है, ध्यान रखो इसमें वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत निहित है। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा वैयक्तिक भिन्नता की बात करता है। मनोविज्ञान ने यह बहुत बड़ी देन दी शिक्षा के क्षेत्र को कि वैयक्तिक भिन्नता की बात करो। हर बच्चे की अधिगम शैली अलग अलग होती है, हर बच्चे का बौद्धिक स्तर जो संज्ञानात्मक स्तर होता है वो उसका परिवेश वो सब कुछ अलग होता है, तो उसकी अधिगम शैली अलग होगी। तो विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत शानदार विकल्प है। देखते हैं इससे ज्यादा शानदार अगर कोई होगा उसको मानेंगे, अन्यथा इसको मानेंगे। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ध्यान रखो सामाजिक स्तर को पहचानना ये थोड़ा सा हमारे भाव को संकीर्ण कर रहा है कि केवल सामाजिक स्तर, इसलिए इसको हम उचित नहीं मानेंगे। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, तो हम बच्चे के विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि विकास का सिद्धांत तो केवल विकास का सिद्धांत आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, ये भी उचित विकल्प नहीं होगा। कोई अर्थ नहीं है इस बात का कि बच्चे का जो विकास का सिद्धांत है उसका आर्थिक पृष्ठभूमि, कहीं रोल जरूर होता है आर्थिक पृष्ठभूमियों का, लेकिन केवल आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना ये मतलब नहीं है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, ये दोनों तो ढोल बजा करके गलत हैं। ये कहीं ना कहीं अपील करेगा आपको, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा परीक्षा में आपको कि यार शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में। ध्यान रखो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में क्यों और कैसे की बात करता है, ये हमने एक प्रश्न में बात भी की थी। लेकिन इस विकल्प में और इस विकल्प में श्रेष्ठ जो विकल्प होगा, क्योंकि ये बात इसमें, ये वाली बात इसमें निहित है और ये बात थोड़ी सी ब्रॉड तरीके से की गई है, ज्यादा अच्छा विकल्प मानेंगे, श्रेष्ठ विकल्प इसको कि विकास के जो सिद्धांत होते हैं बच्चे के वो समझना अध्यापक के लिए इसलिए जरूरी है कि वो अलग अलग विद्यार्थियों की जो अलग अलग अधिगम शैलियां होती हैं उसको क्यों और कैसे सीखना है और क्या सीखना है, ये सब जो चीजें हैं उसको प्रभावी रूप से संबोधित करने का मतलब है कि प्रभावी रूप से वो उनको हैंडल कर सकता है, कर सकेगा। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया के साथ प्रभावी तरीके से वो जुड़ सकेगा, किस बच्चे को कैसे सिखाना है इस बात का निर्णय कर सकेगा, अपनी व्यू रचनाएं अलग अलग संदर्भ में वो तय कर सकेगा। ये भिन्न अधिगम शैलियों से जुड़ी शब्दावली होती है, इसलिए विकास के सिद्धांतों को समझना एक अध्यापक के लिए जरूरी है। चलिए करेक्ट विकल्प था आपका ए। 15वां प्रश्न पियाजे का बहुत अच्छा सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत से जुड़े तो कई सारे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है अपने सारे मॉडल पेपर्स में, और पियाजे से जुड़ा प्रश्न लगभग हर एक मॉडल पेपर में कहीं ना कहीं मैंने लेने का प्रयास किया। पियाजे का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है और सी-टेट में तो बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं पियाजे के। तो पियाजे के एक सिद्धांत में पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, संवेदी, पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक परिचालनात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उन 4 अवस्थाओं में देखो एक अवस्था होती है, एक 3 साल का बच्चा कहता है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। सूरज जब अपनी पूरी तपिश पर है, सूरज जब पूरी चमक पर है,
तो उसे बच्चे को लगता है कि सूरज क्रोधित है। जब बच्चा चलता है तो चंद्र, ये प्रश्न ऐसे कुछ प्रश्न आपको मिलते जुलते मिलेंगे कि जहां पे बच्चा चल रहा है और चंद्रमा भी, चूंकि चंद्रमा ऊपर अंतरिक्ष में, आप ऊपर आकाश में है, तो बच्चे को लगता है कि चंद्रमा उसके साथ साथ चल रहा है। वो मुड़ता है तो चंद्रमा मुड़ जाता है, वो मुड़ता है तो सूरज मुड़ जाता है। ध्यान रखो, बच्चे के अंदर ये भाव जो होता है ये एक पर्टिकुलर अवस्था में होता है, और वो पर्टिकुलर अवस्था जो होती है, वो पर्टिकुलर अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये भाव होता है, ये पियाजी ने कहा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और ये जो भाव होता है, जहां पर वो बच्चा प्रत्येक ऐसी कोई हिलने डुलने वाली, या क्योंकि उनमें गति नहीं है, लेकिन वो हमको चूंकि दूरी इतनी है, हमको लगता है कि वो चल रहे हैं, सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, तो बच्चा हर हिलने डुलने वाली वस्तु को, चलने वाली वस्तु को सजीव समझने लगता है। उसे लगता है कि जैसे मैं चल रहा हूं, ये भी चल रहा है, ये क्रोधित हो रहा है, ये खुश हो रहा है, ये उदास है। ऐसे जो भाव आते हैं बच्चे के अंदर, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। 3 वर्ष की आयु वैसे भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्योंकि 2 से लेकर 7 वर्ष तक का जो काल है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। और ये जो उदाहरण होता है, ध्यान रखो, ये जो भाव होता है, पियाजे ने इसको नाम दिया एनिमिज्म का। एनिमिज्म का सजीवता का जो अनुभव बच्चे के अंदर होता है। तो ये जो सजीव चिंतन जो बच्चे का है, एनिमिज्म जो होता है, प्रत्येक गतिमान वस्तु को कहीं सजीव मानना, ये एनिमिज्म के अंतर्गत आता है। एनिमिज्म का कनेक्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है पियाजे के अनुसार। सूरज क्रोधित है, सूरज चल रहा है, सूरज मुड़ गया, चंद्रमा मुड़ गया, चंद्रमा गुस्सा हो गया, चंद्रमा खुश है, ऐसी जितने भी प्रकार के प्रश्न आएंगे वो सब आपके कनेक्ट होंगे एनिमिज्म से। चलिए अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। और ये बड़ा अच्छी एक टर्म है, बहुत अच्छी टर्म है। सीटेट L1 एग्जाम 2018 में ये प्रश्न आया, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं ZPD। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये जो अवधारणा दी गई ZPD की अवधारणा, ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई वाइगोट्स्की के द्वारा। वाइगोट्स्की के द्वारा ये दी गई। और क्या कहा था वाइगोट्स्की ने इसमें, मैं आपको पहले फिर विकल्प को हम ढूंढेंगे। वाइगोट्स्की ने ZPD जो होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, वाइगोट्स्की ने इस बात को कहा कि एक बालक जो होता है, उस बालक का अपना एक वास्तविक विकास स्तर होता है, जिस सीमा तक वो विकास कर सकता है, वास्तविक विकास स्तर। लेकिन इस बात को वाइगोट्स्की ने कहा कि यदि उस बच्चे को थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाए, तो वो बच्चा उस वास्तविक विकास स्तर से थोड़ा आगे तक जाकर के विकास कर सकता है, विकास वहां तक का कर लेता है। और वो जो विकास कर लेता है जहां तक आगे तक का, वो उसका विकास स्तर कहलाता है, जो आगे तक का, ये उसका वास्तविक विकास स्तर है। और सपोर्ट देने के बाद बच्चा आगे तक का विकास कर लेगा, वो उसका संभावित विकास स्तर है। मैं यहां पर एक पेज क्रिएट कर देता हूं। एक बच्चा, ये उसका वास्तविक विकास स्तर है, वास्तविक विकास स्तर, जहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बाह्य सम्मेलन नहीं है। और इस वास्तविक विकास स्तर में अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए तो बच्चा एक आगे तक का जाकर के विकास कर सकता है, वो होता है उसका संभावित विकास स्तर, संभावित विकास स्तर। और वाइगोट्स्की ने कहा कि ये जो सपोर्ट के साथ, ये जो सहारा देने के बाद बच्चे को बाह्य एक सपोर्ट मिल जाए, तो बच्चा जिस संभावित विकास स्तर तक पहुंच करके विकास कर सकता है। तो ये जो पूरा जो होता है, ये पूरा क्षेत्र जो होता है, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, समीपस्थ निकटस्थ विकास क्षेत्र होता है, निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं विकास क्षेत्र। और ये अवधारणा जो दी, वो दी किसने? वाइगोट्स्की ने। तो जब भी आप
पीढ़ी शब्द आप देखते हो, जब भी आप निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इस शब्दावली को पढ़ते हो, संभावित विकास स्तर, वास्तविक विकास स्तर, इनके अंतर को समझते हो, आप समझ जाना कि ये बात हमारी हो रही है वाइगोट्स्की के सिद्धांत की, और वाइगोट्स्की के इस विकल्पों में किससे संदर्भ जुड़ेगा इस बात का। देखें, हम एक बार देखते हैं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं जेडपीडी इससे मतलब नहीं है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी कि सहयोग का कोई स्तर मिले तो किसी कार्य को कर लेंगे, अगर सहयोग का स्तर नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे, वो उतना ही करेंगे जितना उनको आता है, सहयोग का स्तर मिलेगा तो आगे तक का काम कर लेंगे। श्रेष्ठ विकल्प है ये तो गलत है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, नहीं उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये कुछ कनेक्ट होता है, सुपरिभाषित नहीं है, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। बी, ये निकटस्थ विकास क्षेत्र जो है, समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, वो उस संदर्भ को व्यक्त करता है जब बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, सहयोग अगर उनको सही तरीके से मिल जाए तो कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। इसे ढांचा निर्माण भी कहते हैं, ढांचा निर्माण भी इसको कहा वाइगोट्स्की ने। तो चलिए करेक्ट विकल्प होगा इसका बी। अगला प्रश्न है 17वां, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश डैश अवस्था पर शुरू होता है। 4 चरण बताए हैं जीन पियाजे ने, आप कनेक्ट होंगे विचारात्मक प्रश्नों के साथ साथ, लेकिन मैं आपको थ्योरी सिद्धांत से भी आपको कनेक्ट करता जाऊंगा। संज्ञानात्मक विकास के चरण जो बताए, वो चरण कितने बताए, 4 चरण बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो चारों चरण आपको ये दे रखे हैं। और चारों चरण में आप देखें, सबसे पहला जो चरण होता है, सबसे पहला चरण होता है संवेदी सेंसरोमोटर जो होता है, सेंसरोमोटर संवेदी पेशी अवस्था जिसे हम बोलते हैं, और ये होता है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। उसके बाद ये पहले नंबर का होता है, ध्यान रखो ये पहले नंबर का होता है। दूसरे नंबर का होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरे नंबर का होता है, ये इसका काल माना जाता है कितना, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष ये इसका काल होता है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का माना जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये तीसरे नंबर का होता है, इसको 7 से लेकर के 12 वर्ष, कुछ जगह आपको 11 वर्ष मिलेगा, 7 से 12 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा होता है, ये चौथा होता है, ये सबसे अंतिम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे आप देखेंगे तो 12 से 15 वर्ष या 12 से लेकर के किशोर अवस्था का समय, किसी भी भाषा में दिया हो, ये इनके काल होते हैं। तो प्रश्न ये कि संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था पे शुरू होगा, पहली अवस्था से शुरू होगा, संवेदी पेशी, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था पूछी जाएगी तो पूर्व संक्रियात्मक या प्राक, एक और नाम होता है प्राक संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल जिसे बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक। तो प्राक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रिया, प्री ऑपरेशनल। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक, पोस्ट ऑपरेशनल। तो ये 4 अवस्थाएं होती है। शुरू कहां से होगा, शुरू होगा संवेदी पेशी से, सेंसरोमोटर अवस्था से। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, एमपी टेट फर्स्ट ग्रेड में आया फिजिक्स में 2019 के एग्जाम में। तो एक बार देखो, संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करेगा, किसको संदर्भित करेगा, एक बार देखें, चिंतन प्रक्रियाओं का विकास, सांस्कृतिक प्रभाव का विकास, सेंसरोमोटर प्रतिक्रियाओं में समस्याएं, सामाजिक अनुभूति में समस्याएं। आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत जो पियाजे ने दिया, और पियाजे ने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की बात नहीं की, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की बात की वाइगोट्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण जो भूमिका बताई वो वाइगोट्स्की ने बताई। सांस्कृतिक कारक का प्रभाव विकास नहीं था, सेंसरोमोटर प्रतिक्रिया में समस्याएं नहीं है, सामाजिक अनुभूति में समस्याएं नहीं है, चिंतन प्रक्रियाओं का विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब चिंतन प्रक्रियाओं का विकास, ये पियाजे ने इस बात को कहा। तो संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होगा चिंतन प्रक्रियाओं का विकास करना, ये इसका प्रमुख वो होता है संदर्भ। तो हम जब पियाजे के संज्ञानवाद की बात करते हैं, संज्ञानवाद के जो जनक हैं वो पियाजे माने जाते हैं, संज्ञानवाद के जनक हैं ये, संज्ञानवाद के जनक, संज्ञानवाद के जनक। और ये जो संज्ञानवाद जो है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है,
वो चिंतन प्रक्रियाओं के विकास की बात करता है। चलिए, कॉग्निशन की बात करता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? और संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि, आपको पता है डेनियल गोलमैन ने एक गोलमैन ने संवेगात्मक, जो गोलमैन इसके प्रतिपादक हैं, तो संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या बात थी? एक आपकी संज्ञानात्मक बुद्धि होती है, एक आपकी संवेगात्मक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो आपको संवेगों पर नियंत्रण की बात करती है, दूसरों के संवेगों को, अपने संवेगों को समझने की बात करती है। तो प्रश्न यह है कि संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, और नहीं है मतलब 3 है, इनमें से 3 है। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है संवेगात्मक बुद्धि की, इस बात को हम देखेंगे। एक बार प्रश्न देख ले, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया, राजस्थान में आया, फिजिक्स एग्जाम में 2020 में, एक बार चेक करें। संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता गारंटी से, ढोल बजा करके गारंटी से सही है। ये संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करना और अभिव्यक्त करना, यह संवेगात्मक बुद्धि का परिचायक होता है। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, ये गड़बड़ है। बुद्धि के अनुसार, और ध्यान रखो, जब केवल बुद्धि शब्द होता है, हम उस संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञानात्मक बुद्धि की बात करते हैं। तो विभेदीकरण एक बच्चा कर सके बुद्धि के अनुसार, क्या ये संवेगात्मक बुद्धि है? नहीं, ये गड़बड़ दिख रहा है। अपने और अन्य दूसरों के संवेगों को समझना, ये ढोल बजा करके संवेगात्मक बुद्धि का काम होता है। दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना, यह संवेगात्मक बुद्धि का काम होता है। प्रश्न कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ये 3 विशेषताएं हैं, ढोल बजा करके है, ये विशेषता नहीं होगी संवेगात्मक बुद्धि की, क्योंकि ये संज्ञानात्मक बुद्धि की बात है। बुद्धि के अनुसार वर्गीकरण करने की क्षमता जो होती है, वर्गीकरण करना, अंतर करना, विश्लेषण करना, ये सारी क्षमताएं बुद्धि की होती है। हमसे बात हो रही है संवेगात्मक बुद्धि की, और संवेगात्मक बुद्धि का संबंध संवेगों से होता है। और आपको पता है, इस बात को कहा गोलमैन ने कि एक व्यक्ति की सफलता का जो स्तर होता है, उसमें बुद्धि का, जो बुद्धि के संज्ञान की बात हम कर रहे हैं, इस बुद्धि का रोल जो होता है वो मात्र 33% होता है। संवेगात्मक बुद्धि का रोल 67% होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना ऊंचा जाएगा, वहां 67% उसका योगदान होता है। तो गोलमैन का ये सिद्धांत है। ये तीनों जुड़े हैं, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की क्षमता इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। अगला है, स्प्रेंगर के व्यक्तित्व प्रकार के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? आपको याद है, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, और वो 6 प्रकार कौन से थे? सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और कलात्मक, या जिसे हमने कहा सौंदर्य प्रेमी भी, जिसे सौंदर्य प्रेमी। ये 6 व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया स्प्रेंगर ने, और स्प्रेंगर ने वर्गीकरण करने का आधार लिया समाजशास्त्रीय आधार। समाज में एक व्यक्ति जिस तरीके से जिन विधाओं में रहता है, जिन क्रियाओं में रहता है, उस आधार पर 6 व्यक्तित्व के प्रकार बताए स्प्रेंगर ने। और सैद्धांतिक आधार था, जिनका सैद्धांतिक पक्ष प्रबल होता है, सामाजिक जो सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं, आर्थिक जिनका इंटरेस्ट आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा, अर्थोपार्जन में ज्यादा होता है, राजनीतिक जो प्रभुत्ववादी होते हैं, सत्तावादी होते हैं, धार्मिक जो कई आध्यात्मिक जिनका चिंतन ज्यादा प्रबल होता है बुद्धि में, और कलात्मक यानी कि जो कला प्रेमी, शिल्पकार, मूर्तिकार, चित्रकार जो होते हैं, ये जो प्राकृतिक सौंदर्य उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस्ड रहते हैं। ये 6 प्रकार स्प्रेंगर ने बताई। प्रश्न कह रहा है कौन सा एक प्रकार नहीं है? फर्स्ट ग्रेड एमपी सोशियोलॉजी में आया 2019 में, तो राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, आर्थिक होता है, देखो राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, आर्थिक होता है,
भौतिकवादी नहीं होता। तो भौतिकवादी एक नहीं है। स्प्रेंगर का जो वर्गीकरण है, स्प्रेंगर के वर्गीकरण में भौतिकवादी एक प्रकार व्यक्तित्व का नहीं है। करेक्ट आंसर होगा भौतिकवादी। तो विद्यार्थियों ये दूसरा मॉडल पेपर, और मैं चाहता हूं कि मॉडल पेपर में किसी भी मॉडल पेपर को विशिष्ट उसमें की गई व्याख्याएं बना देती हैं। प्रश्न कैसा है इंपोर्टेंट ये नहीं है, उसकी व्याख्याएं किस तरीके से की गई हैं, उसे किस तरीके से समझाया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही होता है। तो निश्चित तौर पर पूरे मॉडल पेपर का संग्रह आपके लिए अद्भुत बनेगा, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं। और एक बात आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी जो अच्छी और इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चों को न केवल उत्तर चाहिए, न केवल व्याख्याएं चाहिए, न केवल उत्तर के स्पष्टीकरण चाहिए, बल्कि गारंटी भी चाहिए कि यही सही है। ये प्रमाणिकता जो होती है, ये सबसे बड़ी बात है। ये गारंटी आपको मैं देता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम अगले मॉडल पेपर पर फिर से अच्छी चर्चा करेंगे, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे और गत वर्षों के हर प्रश्न परीक्षा में है। मैंने परीक्षा को मेंशन कराया है इसीलिए, ताकि आपके सामने वो परीक्षाएं रहे, वो प्रश्न रहे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम अगले मॉडल पेपर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।